वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपने राजनीति विज्ञान का अपना टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेक्शन में अपने भारतीय संविधान की अनुसूचियों पे चर्चा की थी, जिसमें आपको एक ट्रिक को फॉलो करना था और ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन हल करने, ठीक है। उसमें जो विशेष मैंने बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल जिनको शपथ है जो तीसरी अनुसूची में नहीं मिलती है, वो आपको स्पेशल थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आज का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो संविधान के संवैधानिक स्रोत रहेगा, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से हर बार एक ना या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आरएस में अब की बार पूछा गया था और एसआई परीक्षा में और यानी कि रेलवे परीक्षा में, इसमें हर परीक्षाओं की दृष्टि से इस टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा इस टॉपिक को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। कैसे कि इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते अपने लगभग पूरे संविधान को कवर करने की कोशिश करेंगे। संवैधानिक स्रोत टॉपिक को पढ़ते पढ़ते अपने पूरे संवैधानिक या संविधान को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपको संविधान को कवर अप करना है, अनुच्छेदों को कवर अप करना है, ठीक है, अगर अनुच्छेदों से क्वेश्चन आता है तो आपको संविधान के 22 भाग याद होने चाहिए एक नंबर पे, ठीक है। अनुसूचियां याद होनी चाहिए, ठीक है, और संवैधानिक स्रोत और संवैधानिक विशेषताएं। अगर ये चार टॉपिक आपको क्लियर याद है तो आपको पूरा संविधान याद है, ठीक है। उसके बाद में जितने भी संवैधानिक पद है, राजनीतिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हैं, उनमें से कैसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहा है, या निर्विरोध राष्ट्रपति बना, या निर्विरोध उपराष्ट्रपति बने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है, रेड लेवल में, और अब तो रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं कि कौन सा राष्ट्रपति जो वित्त मंत्री रहा, या कौन सा राष्ट्रपति राजदूत रहा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपने वो सेक्शन में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको पूरा क्लियर टॉपिक करवाऊंगा, आपको एक अलग तरीके से संविधान या राजनीति याद करवाने का तरीका, ठीक है। आपको पढ़ना कैसे, यानी कि आज के टाइम में क्वेश्चन कैसे पुट हो रहे हैं, ठीक है, उसकी दृष्टि से अपने इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बी अगेन। तो आज का जो अपना टॉपिक है संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत यानी कि जब संविधान का निर्माण किया गया था को कौन कौन सी विशेषताएं किस किस देश के संविधान से ली गई, तो आज उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे, ठीक है। कुछ आपके डाउट होंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे जो आपने गलत पढ़ रखा है, ठीक है। जैसे राज्यपाल के बारे में अपने विशेष चर्चा करेंगे कि राज्यपाल का पद कहां से और राज्यपाल की नियुक्ति कहां से की जाती है, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो ऑलमोस्ट तो अगर संवैधानिक स्रोत में अगर अपने बात करें तो 1935 अधिनियम की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा। इसमें से लगभग 250 अनुच्छेदों का जो वर्णन है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया, ठीक है। उसके बाद में अमेरिका से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से, स्वीडन, ठीक है, इन देशों से भी संवैधानिक स्रोत लिए गए। लगभग 60 देशों से संवैधानिक स्रोत माने गए, लेकिन अपने को 60 देश नहीं पढ़ने हैं, जितने भी अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अपने उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मैं टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक। सबसे पहले अपने देखेंगे जर्मनी या जर्मनी के वीमर संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से, ठीक। अब यहां से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो विशेषता भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है वो आपात उपबंध, आपात उपबंध, ठीक है, आपात उपबंध वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपात उपबंध इसको शामिल किया गया। अब आपात उपबंध यानी कि आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भारतीय संविधान में। अगर अपने से पूछा जाए कि आपातकालीन शक्तियां कितनी हैं, तो ये आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई और ये आपातकालीन 3 प्रकार की। देखिए, मैं आपको टॉपिक को जोड़ के पढ़ाऊंगा साथ में, इसी
दृष्टि से अपने कवर अप करेंगे संविधान को। जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन या थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो अपनी इसी टॉपिक से क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरे संविधान के दर्शन भी हो जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल। तो आपात भवन तो 3 प्रकार से, एक तो राष्ट्रीय आपात है, दूसरा राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रीय आपात है और राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन है। और तीसरा वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तीसरा कौन सा है? वित्तीय आपात। अब अपनी चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय आपात अगर अपने से भाग पूछा जाए कि इसको कौन से भाग में शामिल किए गए संविधान के, तो भाग 18 में। कौन से भाग में शामिल किए गए? भाग 18 में। आप शॉर्ट में यही लिखते चलिए इसको, आप शॉर्ट में इसको यही लिखते चलिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात का जो प्रावधान है वो 352 में है, यानी कि अनुच्छेद संख्या 352। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन ये 356 में है और वित्तीय आपात जिसका प्रयोग 360 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने के आपात है। अब यहां पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और ध्यान में रखना है कि जो वित्तीय आपात है, अगर अपने से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि आपात उपबंध या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, यानी कि ये तीनों न देकर सीधा ये शब्द दे दे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई है, तो अपने आंसर देंगे जर्मनी के संविधान से। ठीक है, जर्मनी या देश या जर्मनी के संविधान से। अगर इनके अंतर्गत पूछा जाए कि वित्तीय आपात शक्तियां कहां से ली गई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। ध्यान रखना ये बात में, जब यूएसए से अपने सैद्धांतिक स्रोत पढ़ेंगे तो ये बात में वहां भी दोहराऊंगा। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात आज तक 3 बार लगे। कितनी बार लगा? 3 बार। और इसका प्रयोग तो बहुत हुआ है और इसका प्रयोग आज तक नहीं हुआ, इसका प्रयोग आज तक नहीं हुआ। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आपात क्यों लगता है। यानी कि राष्ट्रीय आपात तो गृह युद्ध की स्थिति में, बराह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की दृष्टि से इसकी क्या होती है? घोषणा होती है 352 अनुच्छेद के अंतर्गत। इसमें आंतरिक अशांति जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था, आंतरिक अशांति को। अभी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार निम्न में से नहीं है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार निम्न में से नहीं है। तो इसमें एक 4 ऑप्शन थे। एक तो था गृह युद्ध, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। तीसरा ऑप्शन था सशस्त्र विद्रोह, विद्रोह, ठीक है, और चौथा ऑप्शन था बराह आक्रमण, आक्रमण। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे। तो बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन। तो अपना आंसर क्या होगा इसमें कि आंतरिक अशांति वर्तमान में 352 के प्रयोग का आधार नहीं, राष्ट्रीय आपात का, यानी कि ये आधार नहीं है आंतरिक अशांति। ये बात विशेष आपको ध्यान में रखनी। क्लियर है? ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। ये केवल 3 प्रकार से इसका प्रयोग होता है, 352 का, गृह युद्ध से, बराह युद्ध से और सशस्त्र विद्रोह से। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होते हैं, वहां पे जिनका किसी भी राज्य का सरकारी तंत्र विफल होने पे राष्ट्रपति शासन का प्रयोग होता है। और वित्तीय आपात, वित्तीय आपात यानी कि देश में वित्तीय संकट, वित्तीय संकट के कारण इसका प्रयोग होता है और इसका प्रयोग आज तक नहीं हुआ है। तो ये अपने जर्मनी के संविधान से विशेषता है आपात उपबंध, ये आपको विशेष ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपने नंबर 2 पे पढ़े रूस, या जिसको पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं, सोवियत संघ। ठीक है,
रूस इसका नाम अगर देखा जाए तो 1991 के बाद में जब इसका विघटन हो गया था तब इसका नाम क्या पड़ा था, रूस पड़ा था। अब इसमें से क्या विशेषताएं भारतीय संविधान में जुड़ी, तो सबसे बड़ी विशेषता थी वो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य सबसे बड़ी विशेषता इसमें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अपने से बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन आएगा क्या कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। मूल संविधान शब्द को पकड़ने मूल संविधान, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी उल्लेख नहीं था, कोई भी उल्लेख नहीं था। इनको बाद में जोड़ा गया था और एक समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इनको जोड़ा गया था और 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात विशेष में। और आरएस में अब की बार क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि स्वर्ण सिंह समिति में सदस्य कौन कौन थे। ठीक है, जब अपना चैप्टर आएगा मौलिक कर्तव्य तो अपने इसके सदस्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वर्तमान में इनकी संख्या 11 है और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय 10 जोड़े गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य इनके लिए एक विशेष भाग बनाया गया था, भाग 4 कै, भाग 4 कै। और अनुच्छेदों की बात करें अपने तो अनुच्छेद इसमें जो वर्णन था वो 51 कै से और कै से टै तक, कै से टै तक। अब ये फंडा कईयों को समझ नहीं आया होगा कि सर 51 कै तो ठीक है भी, अनुच्छेद 51 का फर्स्ट भाग यानी कि कै। अब ये कै के फर्स्ट भाग में कै से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा विशेष। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रगान का आदर करने का जो मौलिक कर्तव्य है उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन खे दे रखा था, तीसरा ऑप्शन कै खे दे रखा था और चौथा ऑप्शन कै प्लस कै दे रखा था। अब जिन्होंने क्वेश्चन को ध्यान से देखा नहीं भी, ये तो बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने पहले टिक कर दिया 51 कै, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, 51 कै का फर्स्ट भाग। ओके, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो सिंपल क्वेश्चन होता है ना उसको कम से कम 3 बार रिपीट करो। देखो हार्ड क्वेश्चन होगा उसको तो अपने 5-6 बार रिपीट करते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन को अपने जल्दी में जल्दबाजी करते हैं, ये तो क्वेश्चन मेरे को आता है और वही क्वेश्चन अपना गलत होगा, ध्यान रखना ये भी बात विशेष। और पॉलिटिकल में तो लैंग्वेज को इतना घुमाया जाता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो अपने को बिल्कुल धैर्य से पढ़ना है कि उसने पूछा क्या है और इसका इनके अर्थ क्या निकलता है। तो 51 कै के फर्स्ट कै से लेकर टै तक इसका वर्णन है, यानी कि कुल 11 के अपने मौलिक कर्तव्य। कंसेप्ट क्लियर हो रहे, साथ के साथ कंसेप्ट क्लियर हो रहे और क्वेश्चन भी अपने हो रहे। अब अपनी नेक्स्ट बात करते हैं कि रूस के संविधान से और क्या शामिल किया गया। तो रूस के संविधान से न्याय शब्द, न्याय, मैंने आपको प्रस्तावना में न्याय शब्द लिखवाया था जो कि रूस से लिया गया। प्रस्तावना में न्याय शब्द कहां से लिए गए, रूस में। और ये कितने टाइप का यानी कि कितने न्याय के दर्शन कराता है, तो ये सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और राजनीतिक। तो 3 टाइप के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, तो न्याय शब्द है जो प्रस्तावना में कहां से जोड़ा गया है, रूस से जुड़ा गया। ठीक है, विशेष बात याद रखनी। नेक्स्ट, अब आपका दिमाग घूमेगा थोड़ा, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। अब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, राज्यपाल का पद, क्योंकि अपने पढ़ रखे कि राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया, कनाडा से। देखिए राज्यपाल का जो पद है वो तो सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया। ठीक है, और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है केंद्र सरकार द्वारा, वो प्रावधान कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। वो प्रावधान कहां से लिया गया, कनाडा से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्यपाल का पद
तो राज्यपाल का पद है जो कनाडा से लिया गया। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल हो सकता है और एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, और इसके जो पद की नियुक्ति है, अगर अपनी अनुच्छेद की बात करें तो 153 में राज्यपाल की पद की व्यवस्था, नियुक्ति 155 में होगी, राज्यपाल की पद की बात हो रही है तो पद इसका जो अनुच्छेद है वो 153 में वर्णित है। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। पिछली बार ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए क्या एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक, तो अपने को ध्यान में रखना है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बात विशेष, इसमें एक विशेष संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये प्रावधान लिया गया था। क्लियर, तो राज्यपाल का पद कहां से, रूस से इसका वर्णन 153 अनुच्छेद में मिलता है। क्लियर होगी बातें। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान कहां से है, तो रूस से। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान कहां से है, रूस से लिया गया। ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। और इसमें क्या योग्यता है, संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका की शक्तियां, संघीय न्यायपालिका की शक्ति। अब फिर थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि जब भी न्यायपालिका की बात होती है तो अपने आंसर क्या देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। जब भी न्यायपालिका की बात होती है या न्यायपालिका से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है स्रोत की दृष्टि से तो अपने आंसर क्या देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन यहाँ पे विशेष आपको ध्यान में रखना है कि जो संघीय न्यायपालिका की शक्तियों का वर्णन है वो रूस से लिया गया। वो कहां से लिया गया है, रूस से। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अपने दोबारा रिपीट कर देते हैं। जर्मनी, जर्मनी यानी कि वीमर के संविधान से एक ही विशेषता अपने भारतीय संविधान में शामिल की गई है जो आपात उपबंध है यानी कि आपातकालीन शक्तियां, और इसको संविधान के बाद 18 में शामिल किया गया। और इसमें आपात शक्तियां 3 प्रकार की हैं, राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय। और वित्तीय आपात वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि अलग से यूएसए से शामिल किया गया। अब रूस से मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद संख्या 51 से के तहत, ठीक है, जिनका मूल संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं था, इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात विशेष आपको ध्यान में रखनी है। और न्याय शब्द जो प्रस्तावना में जोड़ा गया है वो भी रूस से लिया गया। और राज्यपाल का पद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्यपाल का पद अनुच्छेद संख्या 153 में इसका वर्णन है। ठीक है, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना का भी वर्णन है। ओके, और संघीय न्यायपालिका की शक्तियां। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। अभी तक अपने 2 देशों के संविधान से स्रोत के बारे में पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं। देखिए, आपको बस इनको याद करना और साथ के साथ अब अपनी बात करते हैं फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के संविधान से बात करते हैं। ठीक है, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फ्रांस के संविधान से जो पहली विशेषता है वो गणराज्य या गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, यानी कि गणराज्य व्यवस्था। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आता है कि भारत एक गणराज्य क्यों है, भारत एक गणराज्य क्यों है। तो इसका अपनी बिल्कुल आंसर क्या देते हैं कि भारत का राष्ट्रपति क्या जी, वंशानुगत न होकर कैसे क्या होता है, निर्वाचित होता है। लेकिन अपने इसका सही अर्थ जानने की कोशिश करें तो क्या अर्थ होगा कि भारत एक गणराज्य क्यों है कि भारत की जो कार्यपालिका है उसका जो
वास्तविक जो अध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ये इसका सही आंसर है। और भारत में इसकी कैसी व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष व्यवस्था अपनाई गई है। तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन आएगा कि फ्रांस से क्या विशेषता है, तो गणराज्य या गणतंत्रात्मक व्यवस्था का वर्णन कहां से है, फ्रांस से, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद में स्वतंत्रता, ठीक है, समता, स्वतंत्रता, समता, ठीक है, एवं बंधुता, बंधुता के आदर्श, के आदर्श। अब ये शब्द अपनी प्रस्तावना में आते हैं, समता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। इनको कहां से लिया गया, तो फ्रांस के संविधान से। मैंने आपको जब प्रस्तावना करवाई थी तो प्रस्तावना में मैंने कुछ आपको क्रांतियों के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको फ्रांस की क्रांति भी बताई थी, फ्रांसीसी क्रांति, तो उसका भी प्रभाव अपनी भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे था। तो ये शब्द फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, विशेष आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी कि तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक जस्टिस, इसमें क्या होगा कि जब अपने माननीय उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें एक नियुक्ति आएगी, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। अगर अपनी बात करें भी कौन से अनुच्छेद में होती है, तो 127 में। कौन से अनुच्छेद में की जाती है, 127 में, ठीक है। क्लियर, आपको बस याद करते जाओ, साथ के साथ आसानी होगी, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब कर्ता कौन है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से इसकी नियुक्ति की जाती है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इनकी आवश्यकता कि जब उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में कोरम या गणपूर्ति की आवश्यकता होती है, कोरम या गणपूर्ति, आपको शब्द मिलेगा कोरम, गणपूर्ति शब्द नहीं आएगा, कोरम। कोरम यानी कि कोई मान लीजिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय की कोई बैठक हो रही है, तो उसमें सदस्यों की आवश्यकता पड़ रही है, तो सदस्य संख्या को पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। एक होते हैं अपर न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश अलग होते हैं, एक तो तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीशों का वर्णन भी फ्रांस से लिया गया, ओके। और ये तदर्थ न्यायाधीश केवल माननीय उच्चतम न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं। नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। अब यहाँ पे पूर्व सहमति से, इस बात को आपको विशेष ध्यान में रखना है, जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, विशेष कैसे कि अब ये देखा जाए तो 127 जो अनुच्छेद है, ये राष्ट्रपति के लिए कुछ विशेष अधिकार दे रहा है कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, पूर्व सहमति आवश्यक है। कौन से अनुच्छेद में, 127 में। पिछली बार ऐसे ही क्वेश्चन बनाए गए थे, कुछ अनुच्छेदों के 18(3) का बना दिया, 255(b) का बना दिया और 370 का बना दिया, ठीक है। तो ऐसे शब्द बना के पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से असम्मिलित है, तो यहां से आपको छोटी छोटी चीजों को काउंट करते जाना है, ओके। ये अपनी गलती हो जाती है कि अपनी इन चीजों को जोड़ के नहीं पढ़ते, ठीक है। तो फिर पूरा डाटा जब अनुच्छेद 100 मान लीजिए अपने 395 अनुच्छेद अपने को याद करें, फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लगभग आप ज्यादा ही मोस्टली 100 अनुच्छेद याद कर लो, बहुत है 100 अनुच्छेद, ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद संख्या 127 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पूर्व राष्ट्रपति की सहमति से की जाती है। और इसका वर्णन कहां से लिया गया है, फ्रांस से इसका वर्णन लिया गया। अब अपर न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश जो तदर्थ न्यायाधीश हैं, ये तो केवल माननीय उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं,
केवल किसमें नियुक्त होते हैं? उच्चतम न्यायालय में। ठीक है। अपर न्यायाधीश, इनकी संख्या इनका अनुच्छेद, इनकी नियुक्ति 224 के तहत होती है। किसके तहत होती है? 224 के तहत। क्लियर है? अब इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है? पहला क्वेश्चन, अपर न्यायाधीश क्या होता है कि मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के पास में कार्यभार ज्यादा हो गए और वो कार्यभार का बोझ जो न्यायाधीशों पे ज्यादा है, तो अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और किसके द्वारा होती है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और कहां पे की जाती है? माननीय उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में की जाती है। किसमें की जाती है? हाई कोर्ट में। और इनका भी प्रावधान कहां से लिए गए? फ्रांस से लिया गया। इनका भी प्रावधान कहां से? फ्रांस से। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था यानी कि भारत में जो संघीय व्यवस्था अपनाई गई है वो कहां से? फ्रांस से। अब यहां पे भी आपको डाउट होगा कि जब अपने कनाडा पढ़ेंगे तो कनाडा से क्या होगा? सशक्त संघीय व्यवस्था का वर्णन है वहां पे सशक्त केंद्रीय संघीय व्यवस्था का वर्णन है सशक्त। अगर क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था का कहां से वर्णन है, तो फ्रांस से करना है। देखिए ये क्वेश्चन सामान्य कंपटीशन में तो बहुत कम चांस है, ये सेकंड ग्रेड में, आरएस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके क्लियर? तो संघीय व्यवस्था का वर्णन फ्रांस से लिया गया। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। फ्रांस से गणराज्य या गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श जो अपनी प्रस्तावना में शामिल किए गए।